Hello friends, welcome to SF Education. Today in this video we are going to discuss 6 of August complete current affair. So current affair through MCQs की सीरीज़ में आज हम 6 ऑफ अगस्त के कंप्लीट करंट अफेयर्स को देखेंगे और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। तो जो भी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आप इसके रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट एंड द न्यू अपडेट्स हैं वीडियो की वो आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, इस वीडियो में हम 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। वहाँ पे आपको इसी पैटर्न में जो एमसीक्यू पैटर्न रहेगा इसी पैटर्न में आपको वहाँ पे एमसीक्यूज़ मिलेंगे ताकि आपको हेल्पफुल हो सके और ज़्यादा वहाँ पे आपको हेल्प कर सके ताकि अंडरस्टैंड करने में एक एमसीक्यू पैटर्न में, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में। तो चलिए डिस्कस करते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं और इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। देखिए कल 5 अगस्त था तो जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हो गया था, ठीक है। तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को पास किया गया था जिसको एक्ट बना दिया गया था 2019 में। तो इसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट हैं, आपसे इस तरीके की स्टेटमेंट एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान से देखना है करेक्ट पूछा गया कि इनकरेक्ट पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइडेड फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विथ वैकेंट सीट्स फॉर गिलगित बल्तिस्तान रीजन। ठीक है, कि ये जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल है ये लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसको प्रोवाइड कराएगा यूनियन टेरिटरी का फॉर्म जम्मू एंड कश्मीर को, लेकिन जो सीट रहेगी गिलगित बल्तिस्तान रीजन वाले के लिए वो सीट खाली रहेगी। तो क्या स्टेटमेंट सही है? सेकंड है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन मेक लॉज ऑन एनी मैटर स्पेसिफाइड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू एंड कश्मीर की वो किसी भी मैटर पे लॉ बना सकती है जो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, केवल पुलिस एंड पब्लिक मैटर को, जो पुलिस और पब्लिक ऑर्डर के मैटर्स को छोड़ के। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। चलिए पहले इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए, एक सेकंड। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपकी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो एज़ पर द रीऑर्गेनाइजेशन था इसके पहले जो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था, ठीक है, वो क्या था, एक स्टेट था जिसमें जो रीजन था गिलगित बल्तिस्तान नाउ फॉल्स अंडर द यूटी ऑफ लद्दाख। क्योंकि क्या कर दिया गया है, जो गिलगित बल्तिस्तान का वाला रीजन है, ठीक है, जो पाक ऑक्यूपाइड वाले एरिया में आता है उसको भी अब लद्दाख के अंदर ला दिया गया है। तो वो क्या रहेगा, उसके लिए कोई भी सीट खाली नहीं छोड़ी गई। जब हम उस एरिया को पूरी तरीके से कैप्चर कर लेंगे तब वो उसमें क्या होगा, इलेक्शन होगा, लेकिन वो हमारे ही एरिया के अंदर आता है इसलिए वहाँ पे सीट छोड़ी नहीं गई है, उसके लिए भी सीट अलोकेट की गई हैं। सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है क्योंकि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की वो लॉज बना सकती है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड मैटर्स के, जैसे एनी मैटर स्पेसिफाइड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इन सभी मैटर्स में बना सकती है। और जो पुलिस और जो पब्लिक ऑर्डर है इसको छोड़ के, ठीक है क्या, ताकि ये जो वर्क है ये सेंटर खुद अपने तरीके से वर्क कर सके। और जो एनी मैटर ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरीज, और जो भी कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर्स है जो यूनियन टेरिटरीज के लिए एप्लीकेबल होते हैं उनमें भी वो लॉज बना सकती है। साथ ही साथ जो पार्लियामेंट है ऑल्सो हैज़ द पावर टू मेक लॉज इन रिलेशन टू एनी मैटर फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो पार्लियामेंट है उसने ऑल्सो भी मतलब काफ़ी पावर भी दे के रखी वहाँ पर लॉज बनाने के लिए, जो कोई भी मैटर हो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो गया ये आपका हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर, मतलब केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। जस्ट अ मिनट, आई थिंक टूल इज़, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मैं इसको एक सेकेंड फ्रेंड। चलिए ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर था ये क्या था, ये आपका ऑप्शन बी राइट था और फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा, मतलब बी इज़ योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, एक सेकेंड, आज थोड़ा सा पीपीटी काफ़ी डिस्टर्बेंस कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने के पहले चलिए ये भी देख लीजिए जो एरिया है जो हमने वहाँ पे देखा था, ठीक है, तो उसमें से ये वाला जो एरिया है ना आपका, ये आता है गिलगित बल्तिस्तान। और हमने क्या किया, जब अपना जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया उसमें क्या किया गया था, ये जो पाक ऑक्यूपाइड वाला ये वाला एरिया था इसको हमने कैंसिल करके ये कर दिया कि ये एरिया भी हमने अपना पूरा लद्दाख के अंदर ला दिया। साथ ही साथ ये वाला भी, साथ ही साथ जो अपना अक्षाई चिन्ह वाला है ना ये भी हमने क्या किया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये वाला एरिया भी हम किसके अंदर, लद्दाख टेरिटरी के अंदर ला दें, और जम्मू एंड कश्मीर को सेपरेट कर दिया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट पीसा इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जो पीसा प्रोग्राम है ये किस इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोग्राम है। ऑप्शन है यूनेस्को, दैट द मीन देयर नेम फुल फॉर्म इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट जिसको OECD बोलते हैं। थर्ड सेव द चिल्ड्रन फंड एंड फोर्थ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। सो वीडियो को पॉज करिए एंड बताइए कि ये किस चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रोग्राम है। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है। यहाँ जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है, जो आपका OECD है जिसको ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कहते हैं। तो जो पीसा है ये इसी का एक प्रोग्राम है। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है ये इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स का वो मतलब इंटरनेशनली सभी जगह के स्टूडेंट का क्या करेगा, असेसमेंट करेगा। पीसा मेजर करेगा 15 ईयर ओल्ड्स एबिलिटी टू यूज़ देयर रीडिंग्स, मैथमेटिक्स एंड साइंस नॉलेज एंड स्किल्स टू मीट रियल लाइफ चैलेंजेस। ठीक है, तो किन किन चीज़ों पे ये पीसा वर्क करेगा जब ये असेसमेंट करेगा स्टूडेंट का, तो ये 15 साल का एक मोटा मोटा एरिया मतलब उनका एक्सपीरियंस पकड़ेगा जिसमें वो रीडिंग स्किल्स, मैथमेटिक्स स्किल्स एंड साइंस नॉलेज स्किल्स को वो कवर करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है, जो पीसा टेस्ट है ये एवरी 3 ईयर में हेल्ड करते हैं। ठीक है, और जो इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द पीसा टेस्ट ओनली वंस बिफोर इन 2009 एंड हैज़ डिसाइडेड टू टेक पार्ट इन नेक्स्ट पीसा विच वॉज ड्यू इन 2021 बट हैज़ बीन पोस्टपोन इन 2022। जो 2021 में पीसा की अभी नई मीटिंग होने वाली थी उसको 2022 में पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन इसके पहले इंडिया ने एक बार इसमें पार्टिसिपेट कर चुका जो 2009 में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे सी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड द एम्पावरमेंट इनिशिएटिव। तो जो WEE है इसके हिसाब से दो स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट है इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये MSME का जो आपका MWCD है इसका एक इनिशिएटिव है। सेकंड है इट प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एज अ वाइबल फुलफिलमेंट कैरियर ऑप्शन अमंग कॉलेज गोइंग फीमेल स्टूडेंट, कि ये प्रमोट करता है और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाता है, जो वाइबिलिटी को बढ़ाता है, फुलफिलमेंट करता है कैरियर ऑप्शन को अमंग कॉलेज गोइंग फीमेल स्टूडेंट, जो फीमेल स्टूडेंट्स कॉलेज भी जा रहे हैं उनमें। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 नॉर 2। वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है। राइट आंसर यहाँ पे बी है, बी मतलब इट इज़ नॉट अ प्रोग्राम ऑफ द MSME। ठीक है, सो अरे आई एम सो सॉरी, इट इज़ नॉट द इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बट सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट जिसमें ये बताया गया है कि ये प्रमोट करेगा एंटरप्रेन्योरशिप को जैसे वाइबल तौर पे किया जाता है, और फुलफिलमेंट करेगा कैरियर ऑप्शन को अमंग कॉलेज गोइंग, जो कॉलेज जो जाती हैं महिलाएँ उनके भी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि ये इनिशिएटिव आखिर है किसका। तो ये जो आपका इनिशिएटिव है ये IIT दिल्ली ने लिया है ताकि स्ट्रेंथन की जा सके वुमेन स्टार्टअप को, जो इकोसिस्टम को और अच्छा करेगी, और इनिशिएटिव सपोर्ट करेगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वर्क करता है। तो ये भी याद रखना है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपकी करेक्ट थी, जिसमें क्या किया गया था, इसमें अटेम्प्ट बताया जाए जो प्रमोट करेगा एंटरप्रेन्योरशिप को वाइबल तौर पर, फुलफिलमेंट करेगा कैरियर ऑप्शन अमंग वुमेन फ्रॉम अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट टू अ मिडिल एज हाउसवाइफ। जो मिडिल एज हाउसवाइफ है उनमें भी ये हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ जो आपका वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एम्पावरमेंट प्रोग्राम है ये IIT दिल्ली के द्वारा चालू किया गया था। अ बैच ऑफ 30 वुमेन इज ट्रेंड इज एंटरप्रेन्योरशिप एवरी 6 मंथ। ठीक है, हर से 6 महीने में इसको स्टार्ट मतलब ट्रेनिंग इसकी हर 6 महीने भी कराई जाएगी, ताकि एक अच्छा खासा एजुकेशन और जो एम्पावरमेंट वुमेन्स का अच्छी तरीके से किया जा सके। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ट्राइफेड के बारे में दो स्टेटमेंट दिए, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए ट्राइफेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग से रिलेट करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट हैज़ अ डुअल रोल ऑफ बोथ अ मार्केट डेवलपर एंड अ सर्विस प्रोवाइडर फॉर ट्राइबल ऑफ द कंट्री। ठीक है, कि इसका काफ़ी डबल रोल होता है, जो बोथ जो मार्केट डेवलपर्स के लिए भी होता है, साथ ही साथ जो सर्विस प्रोवाइड कराते जाते हैं ट्राइबल्स के लिए कंट्री में, उनके लिए भी इसका काफ़ी अच्छा रोल होता है। सेकेंड है इट मार्केट्स द हैंडीक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स डायरेक्टली procured from the tribals in India under the
ब्रांड नेम ट्राइब्स इंडिया, ठीक है। तो ये मतलब इसको जो मार्केट्स में हैंडीक्राफ्टेड जो प्रोडक्ट लाए जाते हैं वो डायरेक्टली प्रोक्योर्ड किए जाते हैं फ्रॉम द ट्राइबल्स इन इंडिया, ठीक है, जो भी ट्राइबल्स ग्रुप्स होते हैं उनसे, उनके द्वारा। और ये जो ब्रांड का नेम होता है ये ट्राइब्स इंडिया होता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 नॉट 2। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। चलिए समझ लीजिए पहले थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे तरीके से। इसका जो ट्राइफेड है इसका फुल फॉर्म क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको इस्टेब्लिश किया गया था अगस्त 1987 में अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1984 में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है और एक नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी है। तो ये ट्राइफेड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हो गई। और साथ साथ जो ट्राइफेड है ये मैंडेटेड करता है ताकि ब्रिंग अबाउट की जा सके सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, मतलब सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके ट्राइबल्स का जो हमारी कंट्री में है। और बाय द आपका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ठीक है, द ट्रेड ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो MFE होता है एंड सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कलेक्टेड कल्टिवेटेड बाय देम, ठीक है, ताकि जो ट्रेड है जिसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो जो प्रोड्यूस करते हैं उसका अच्छा खासा उनको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में अच्छा खासा प्राइस मिल सके, और जो सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है वहाँ पे भी अच्छा खासा वो कल्टीवेशन वहाँ पे कर सके, ठीक है। तो ये तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स थी। और यहाँ पे जो राइट आंसर ये आपको जैसे आपने देख लिया एक्सप्रेशन में कि सी आंसर राइट है। मतलब ये दोनों चीज़ों में काफ़ी हेल्पफुल होता है ताकि साथ साथ मार्केट डेवलपर में और जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसमें भी, और जो ये मैंडेट करता है जो भी हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट जो डायरेक्टली प्रोक्योर किए जाएंगे किससे? ट्राइबल्स के द्वारा, और जिनका ब्रांड नेम क्या है? ये ट्राइब्स इंडिया इनका ब्रांड नेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन द आइडिया ऑफ द टाइम कैप्सूल इन न्यूज़ रिसेंटली। देखिए टाइम कैप्सूल के बारे में आपसे पूछा कि टाइम कैप्सूल आखिर है क्या। डायरेक्टली इस तरीके के स्टेटमेंट यूपीएससी बिल्कुल डायरेक्टली पूछ लेता है कि वो किसी स्टेटमेंट का नाम दे देगा, आपसे पूछेगा कि ये किससे बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये काफ़ी फैक्चुअल होते हैं, आपको डायरेक्टली इसका आंसर पता होगा तभी आप राइट कर पाएंगे, अदरवाइज जो प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है अ मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग इन्फॉर्मेशन ऑफ artifacts for a long time into future. Second, a means of altering the space-time dimension to make time travel a reality. Third, a spacecraft designed to travel at 1/3 of the speed of light. Fourth, an Ayurvedic medicinal composition to put a person in deep sleep. So कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे? वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर ये आपको ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए, दैट द मीन कि जो टाइम कैप्सूल है ये इसका मतलब होता है कि प्रिजर्विंग करना इन्फॉर्मेशन को, और जो एट्रीफैक्ट्स होते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम इनटू फ्यूचर, ठीक है, जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट्स इन्फॉर्मेशंस होती हैं किसी अदर फैक्ट से रिलेटेड, उनको लॉन्ग टाइम फ्यूचर तक के लिए क्या करना? संभाल कर रखना, ये होता है आपका टाइम कैप्सूल, ठीक है। जो जैसे प्रिजर्व करना डॉक्यूमेंट को, फोटोज़ को एंड अदर एट्रीफैक्ट्स को, जो एट्रीफैक्ट्स टिपिकल ऑफ द करेंट एरा और हिस्ट्री, मतलब इन जो हिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंस हम बोलते हैं ना कि नई नई तिथियां हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उन सभी चीज़ों को अच्छे से प्रिजर्व करना, ये सभी टाइम कैप्सूल के अंदर आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इंटरनेशनल टाइम कैप्सूल जो सोसाइटी है ये एस्टिमेट करती है द नंबर ऑफ टाइम कैप्सूल इन द वर्ल्ड टू अराउंड 10,000 to 15,000 टाइम कैप्सूल वर्ल्ड वाइड। मतलब पूरी दुनिया में आज की डेट में 10,000 से 15,000 टाइम कैप्सूल है अकॉर्डिंग टू ITCS, ठीक है। और जो टाइम कैप्सूल होती है इसको प्लेस किया गया था अंडरग्राउंड आउटसाइड द रेड फोर्ट इन 1972, ठीक है, रेड फोर्ट के अंदर इन 1972 में बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी के द्वारा, और इट वॉज डग आउट बाय द सब्सिक्वेंट जनता पार्टी गवर्नमेंट, और जिसको डग आउट कर दिया गया था जो इसके बाद की गवर्नमेंट आई थी, जनता पार्टी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये इसके बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर दिया गया है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है एवरी अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स आफ्टर अरेस्ट, ठीक है, कि किसी भी पर्सन को जिसको आपने अरेस्ट किया उसको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करना है। सेकेंड है द एडवाइजरी बोर्ड फॉर अलाउइंग डिटेंशन ऑफ अ पर्सन लॉन्गर देन 3 months मस्ट बी हेडेड बाय अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, की जो एडवाइजरी बोर्ड है वो अलाउ करता है डिटेंशन किसी भी पर्सन का कम से कम 3 महीने तक का होना ही चाहिए, मस्ट बी हेडेड बाय जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
जिसको सुप्रीम कोर्ट के जज ने हेड किया गया था। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, एंड नाइदर वन नॉर टू। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। चलिए, यहाँ पे जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी राइट आंसर, मतलब दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे गलत है। आप समझ लीजिए क्यों गलत है, ठीक है। देखिए, जो लाइन दी हुई है जो तो बिल्कुल ठीक दिया है कि अंडर आर्टिकल 22(2) इसमें क्या बोला था कि एवरी अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स आफ्टर, कि किसी भी पर्सन को 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको डिटेन करना है। लेकिन आर्टिकल 22(3) प्रोवाइड कराता है कुछ एक्सेप्शन कुछ केसेस में, जिसमें जो प्रिवेंटिव डिटेंशन दी जाती है डिटेनिस को एंड एनिमी को, अलाइज को, फ्रॉम द सेड क्लॉज, ठीक है। उनमें जो क्लॉज बताए गए उनमें भी कुछ उनको प्रिवेंशन दी जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनको 24 घंटे में उसको प्रस्तुत करना है तो करना ही है। कुछ अगर उनके पास कुछ एक्स्ट्रा जैसे नॉन बेलेबल वारंट होता है, ठीक है, तो उनमें वो बच सकता है, उनको 24 आवर्स के अंदर उनको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि एज पर द आर्टिकल 22(4) कोई भी ऐसा लॉ प्रोवाइड नहीं किया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन से लेके जो ये ऑथराइज करे कि डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 3 मंथ्स अनलेस, ठीक है, कि एक लंबा पीरियड ना हो तो कम से कम 3 मंथ तो होना ही चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो उसमें सुप्रीम कोर्ट दिया गया है। सेकंड है, ये एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ अ पर्सन हु आर और हैव बीन और आर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ हाई कोर्ट। जो एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्ट करता है, इसमें जो पर्सन होते हैं वो जज ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं एंड हैज़ रिपोर्टेड बिफोर द एक्सपिरेशन ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 3 मंथ्स दैट देयर इज इन इट्स ओपिनियन सफिशिएंट कॉज फॉर सच डिटेंशन, ठीक है। और फिर ओपिनियन लिया जाता है कि उनको डिटेंशन में देना है या फिर नहीं देना है। तो ये इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंटीजन टेस्ट फॉर डिसीज डायग्नोसिस। तो एंटीजन टेस्ट के बारे में स्टेटमेंट आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, द टेस्ट इज डन ऑन द ब्लड सैंपल ऑफ अ सस्पेक्टेड पेशेंट। तो सस्पेक्टेड पेशेंट का जो ब्लड सैंपल है उसको लेकर टेस्ट को कंप्लीट किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, इट डिटेक्ट इफ अ पर्सन वाज इन्फेक्टेड बाय द डिसीज इन पास्ट, कि ये डिटेक्ट करेगा जो पर्सन पास्ट में किसी डिसीज से इन्फेक्टेड हो चुका है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, एंड नाइदर वन नॉर टू। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। चलिए, यहाँ जो राइट आंसर ये आपका ऑप्शन डी है, मतलब दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे गलत है। कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट ये जो दी है ये गलत क्यों है? क्योंकि इसमें ब्लड सैंपल नहीं लिया जाता है, इसमें आपके नेसल सैंपल लिए जाते हैं, नाक से आपके कुछ सैंपल्स लिए जाते हैं, उसमें चेक किया जाता है। और सेकेंड है, ये भी आपकी गलत है। क्यों? क्योंकि जो पर्सन है वो इन्फेक्टेड हो चुका है जो पास्ट में, उसके सैंपल को नहीं लिया जाता, मतलब उसको चेक नहीं किया जाता है। जो रिसेंटली कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं उनके सैंपल को लिया जाएगा ताकि हम एंटीजन टेस्ट के ज़रिए उनको पता लगा सके और उन इस इन्फेक्शन के बारे में जान सके, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका नेशनल और थ्रोट का आपका थ्रोट स्वैब, इन सभी चीज़ों का आपका मतलब सैंपल लिया जाता है ताकि आपको चेक किया जा सके। और जो एंटीबॉडी टेस्ट किए जाते हैं, अदर हैंड रिक्वायर्स फॉर अ ब्लड सैंपल, इन सभी चीज़ों के लिए, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट वही मैंने आपको बताया ना, SARS-CoV-2 है, उसके पैथोजन के लिए, उसके इन्फेक्शन को जानने के लिए इसका सैंपल लिया जाता है ताकि पता लगा सके कौन व्यक्ति SARS-CoV-2 मतलब कोविड-19 से ग्रसित है और उससे पीड़ित है, ठीक है, मतलब उससे एग्रीव्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो FATF के ऊपर तीन स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय अ ग्रुप ऑफ 7 G7 समिट। तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है, इट इज़ अ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग। इसको ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग के नाम से जाना जाता है। और थर्ड है, इंडिया एज अ मेंबर ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द FATF, कि इंडिया इसके जुरिस्डिक्शन के इसका मेंबर है FATF का। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 एंड ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। चलिए, यहाँ जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन डी है, मतलब सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है कि इसको स्टैब्लिश किया गया था कि ग्रुप 7 कंट्रीज़ के द्वारा ये एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है, मतलब जो ब्लैक मनी है उसको रोकता है और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी रोकता है। एंड सेकंड, इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ इस जुरिस्डिक्शन FATF, ठीक है, इंडिया भी इसके जुरिस्डिक्शन का मेंबर है। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट FATF के बारे में जान लीजिए। जो FATF है
इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2007 में, सॉरी 2001 में, ठीक है। जब यूएसए के ऊपर अटैक हुआ था तो वहाँ पे, सॉरी, आई एम सो सॉरी, इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था ये 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था। तब इसमें केवल एक ही वर्क हुआ करता था, वो था आपका मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। याद रखना 1989 में जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था तब इसमें एक ही वर्क था, वो था मनी लॉन्ड्रिंग। और आज की जब इसको 2001 में जब यूएसए में एक फ्लाइट अटैक हुआ था उसके बाद से क्या कर दिया था, एफएटीएफ में कॉम्बैट करना टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी ऐड कर दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इन एडिशन टू मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा था। और 2012 में इनेडेड एफर्ट टू काउंटर द फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कि अब जो प्रोलिफरेशन होता है वेपन्स का जो मास को डिस्ट्रक्ट करता है उसको भी रोकना इस फाइनेंसिंग के अंदर आता है। एफएटीएफ के अंदर जो कंट्रीज हैं 37 मेंबर है इसके जुरिसडिक्शन के अंदर, एंड इंडिया एंड 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो जीसीसी है और जिसको आपको गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बोलते हैं, और जो यूरोपियन कमीशन है वो भी इसके अंदर आता है। एंड साथ ही साथ जो रिप्रेजेंटेटिव मोस्ट मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स हैं इन ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्लोब वो भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इज और करेक्टली मैच, इनमें से कौन सी लोकेशन करेक्टली मैच है, ठीक है। तो ज्योग्राफी रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो न्यूज़ पे होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है, बेरूत क्या है, लेबनान से रिलेटेड है, त्रिपोली लीबिया से रिलेटेड है, एंड खार्तूम क्या सूडान से रिलेटेड है। तो ऑप्शन है आपके यहाँ पे ऑप्शन 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। चलिए, यहाँ जो राइट आंसर है आपको ऑप्शन डी है, मतलब तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। बेरूत आपका लेबनान से रिलेट करता है, त्रिपोली लीबिया से रिलेट करता है, और खार्तूम सूडान से। तो जो बेरूत, त्रिपोली और खार्तूम है ये तीनों, ये जो तीनों कंट्रीज़ हैं इनके क्या है, इनकी कैपिटल है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो इनकी कैपिटल है। थोड़ा सा ज्योग्राफी में भी आप इसको देख, मतलब कहने का मतलब है कि आप इसको मैप में देख लीजिए। जैसे देखो आपको बताता हूँ, ये देखिए ये बेरूत हो गया जो कहाँ से, लेबनान से रिलेट कर रहा है, ठीक है। ये आपका सूडान हो गया जो खार्तूम से रिलेट कर रहा है, ये आपका लीबिया हो गया जिसकी कैपिटल त्रिपोली है। तो ये आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे कवर हो गया, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। और जो मेडिटेरियन सी है ये कहाँ कहाँ किससे किससे बॉर्डर टच करता है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन टुडे, आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द युवा सहाकार स्कीम। तो युवा सहाकार स्कीम के ऊपर यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कि इसको एनसीडीसी की द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था। सेकंड है, इट एम टू एनकरेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ टू वेंचर इनटू न्यू एंड इनोवेटिव एरियाज, ठीक है। इसका एम ये है कि एनकरेज करना कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, ताकि जो नए नए वेंचर है उनको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके और नए और इनोवेटिव एरियाज़ को भी डेवलप किया जा सके। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2, एंड नेदर 1 नॉट 2। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। चलिए देख लेते कौन सा आंसर सही है। यहाँ जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसको एनसीडीसी के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था, इसका एम भी सही है कि इसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को वेंचर के लिए और ज़्यादा एनकरेज करना है, साथ ही साथ ताकि वो न्यू एंड इनोवेटिव एरियाज़ में डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। और अगर इसके बारे में आप जानेंगे तो जो स्कीम है ये लिंक करती है 1000 करोड़ कोऑपरेटिव स्टार्टअप्स को इनोवेटिव फंड्स के लिए, ताकि क्रिएट किया जा सके। इसको मतलब इसको क्रेडिट किया गया था एनसीडीसी के द्वारा, और जो मोर इंसेंटिव्स और कोऑपरेटिव्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और जो कोऑपरेटिव्स हैं विथ वुमेन और एससी एसटी, और जो आपका पीडब्ल्यूडी मेंबर्स होते हैं, इन सभी चीज़ों को इन स्टार्टअप्स के अंदर पूरा लाया जा सके ताकि इनका भी इन्हेंसमेंट किया जा सके, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो आपका युवा सहाकार कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस जो स्कीम है, ठीक है, जिसको एनसीडीसी ने इम्प्लीमेंट किया है, और जो इसका इनोवेशन स्कीम है जिसका एम यही है, जिसमें अट्रैक्ट करना है यूथ को, ताकि मतलब यूथ को अट्रैक्ट करना है किस चीज़ के लिए, ताकि कोऑपरेटिव बिजनेसमैन जो वेंचर्स हैं, मतलब जो नए नए बिजनेसेस हैं, उनमें और ज़्यादा क्या कर सके, उनमें और ज़्यादा ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। और ये जो स्कीम है ये एनविसेज करेगी 2% लेस देन द एप्लीकेबल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन फॉर द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 3 करोड़, ठीक है। कि अगर 3 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट है तो उसमें लेस देन आपको 2% क्या मिल जाएगी, कुछ छूट मिल जाएगी, इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इंक्लूडिंग 2 years मॉरेटोरियम ऑन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। साथ ही साथ 2 साल का आपका मॉरेटोरियम, और जो पेमेंट प्रिंसिपल है उसमें भी आपको लेस देन जो एप्लीकेबल रेट है वो भी कम हो जाएगा। और जो ऑल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव और इन ऑपरेशन फॉर ऑल एटलीस्ट 1 year आर एलिजिबल, ठीक है। तो जो ऑल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स हैं, ठीक है, जो भी ऑपरेशंस में आपके वर्क कर रहे हैं वो एटलीस्ट 1 year आर एलिजिबल, 1 साल तक के लिए एलिजिबल होंगे।
तो ये था कंप्लीट डिस्कशन आज के कंप्लीट वीडियो का। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे तरीके से पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक बेल आइकन को मतलब लाइक बटन को क्लिक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लाइक बटन को जरूर क्लिक करिएगा, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके की आपको नए नए क्वेश्चन की वीडियो ला सकूं और आपको अच्छे तरीके से पूरा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर एक छोटे से छोटे बच्चों को इसका अच्छे से नॉलेज मिल सके। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड कीप वॉचिंग एंड बी सेफ एट होम।